हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला पे। दोस्तों, आज का वीवीआई टॉपिक भारत के संविधान का संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित आज प्रश्न एवं उसके तथ्य दोनों को विस्तृत अध्ययन करेंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल और उपयोगी होगा। इसलिए चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आज के सेशन के पहले क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, वह संसद के प्रति होती है या लोकसभा के प्रति होती है, प्रधानमंत्री के प्रति होती है, राष्ट्रपति के। मंत्रिपरिषद दोस्तों सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि लोकसभा में जब तक सदन पार्टी का बहुमत होता है तब तक यह मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहती है, या फिर कोई भी मंत्रिपरिषद तब तक उस लोकसभा में अपने अस्तित्व में रहेगी जब तक उसका स्पष्ट बहुमत होगा। इसलिए मंत्रिपरिषद सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 तो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताता है। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति वही बन सकता है जो अपनी आयु 35 वर्ष पूरा कर चुका है। तो चलिए इसके आंसर तो 35 वर्ष हो जाएगा, लेकिन इसके विस्तृत अध्ययन को हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता कहाँ है? तो अनुच्छेद 58 में है, और कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब होगा जब वह पहला भारत का नागरिक है, वह भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। इसका मतलब हुआ कि वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा जो भारत का नागरिक होगा। फिर दूसरा शर्त यह है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा शर्त है कि लोकसभा का सदस्य, किसका? लोकसभा का, ध्यान रखिएगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। दोस्तों, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए वह राष्ट्रपति के पद पर अभी है और फिर अगला राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और उसको लड़ना चाहता है, तो वह राष्ट्रपति पद के पद पर है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाता है। या वह किसी किसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो अभी वह लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो ये चारों ऑप्शन याद रखिएगा, ये पूछ लेता है, इसमें पूछ लेगा कि इसमें से कौन नहीं है, तो ये चारों याद रखने पर जो नहीं होता है उसे बना सकते हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य होते तो हैं, लेकिन क्या कंडीशन होती है कि राज्यसभा, लोकसभा
एवं राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हों। देखिए, आप जानते होंगे कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है 2 मनोनीत सदस्य मनोनयन किए जाते हैं, जबकि अब तो खैर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्य के विधानसभा में भी मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। तो ये राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के जो सदस्य हों वो निर्वाचित हों, जनता द्वारा निर्वाचित हों, मनोनयन वाला नहीं। यह काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ता है उसके निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जितनी बार चाहे वह उतनी बार निर्वाचित हो सकता है, बशर्ते वह चुनाव जीतता हो। निर्वाचन के लिए उसे चुनाव जीतना पड़ेगा, लेकिन वह जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकता है और जितनी बार चाहे वह राष्ट्रपति के पद पर बन सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति अब तक के रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? जनता द्वारा या प्रत्यक्ष मतदान द्वारा? अप्रत्यक्ष? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस चुनाव में कोई विवाद हुआ, तो उस विवाद को निपटारा कौन करता है? तो उस विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को निर्वाचन आयोग को बनाते हैं, जबकि नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य होते हैं, अवैध होते हैं, वैध होते हैं, या कुछ अवैध होंगे, कुछ वैध होंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो राष्ट्रपति के पद पर हो और उसके द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं और उस राष्ट्रपति के निर्वाचन को, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ है वह अवैध घोषित हो गया है, तो उसके कार्य जो है वैध होंगे। उसके कार्य क्या होंगे? वैध होंगे, अवैध नहीं होंगे। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अवैध घोषित हो जाएगा, लेकिन जो कार्य कर दिया हो वह वैध ही रहेगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करता है। जो वह 5 वर्ष की अवधि का पद अपना धारण करता है, 5 वर्ष चलाता है राजकाज को, तो वह किस प्रकार से चलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से, निर्वाचन की तिथि से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वह अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि पूरी करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है ये। पद ग्रहण की तिथि से ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है? तो वह उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति के शपथ में मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के शपथ में मुख्य न्यायाधीश
उस समय उपलब्ध न हो तो उसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश के नहीं होने के बाद शपथ कौन दिलाएगा? तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे, वरिष्ठ माने उस न्यायाधीश के बाद न्यायाधीशों का जो पैनल होता है वह वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वह उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा उनको शपथ दिलाया जाएगा। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और उस महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उसका आधार क्या होगा? महाभियोग जो लगाया जाएगा उसका आधार क्या होगा? तो उसका मात्र एक आधार होता है, संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। दोस्तों सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन हैं और इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को समझ रहे होंगे, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। हमारे चैनल पर टाइम पास के लिए वीडियो नहीं बनाया जाता है, आपके सिलेक्शन को पक्का करने के लिए यह वीडियो आपके लिए बनाया जाता है। इसलिए इसे गंभीरता से देखेंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल पे हैं तो आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारा चैनल और हम लेते हैं। इसलिए आप इसे अच्छे तरह से याद करें, कंप्लीट करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कुछ कहानियां कैसे कैसे होता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर, देखिए संविधान के अतिक्रमण यानी कि संविधान के प्रावधान के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन में, ध्यान रखिएगा संसद पूछ देता है कि संसद के किस सदन में शुरू होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में शुरू हो, राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है। तो संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। पूछता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है? तो 14 दिन। तो पहला तो हो गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, तो एक ही मात्र आधार होगा, वह होगा संविधान का अतिक्रमण यानी कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन। दूसरा होगा वह किसी सदन में, संसद के सदन, लोकसभा, राज्यसभा, तो किसी में भी शुरू हो सकता है और शुरू होने से 14 दिन पहले लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। यदि राज्यसभा में लगाया जा रहा हो तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर किए हों जो सूचना दी जाएगी। यदि लोकसभा से शुरू किया जा रहा हो तो लोकसभा के 1/4 सदस्य उस सूचना पर हस्ताक्षर किए हों। सभा संसद के उच्च सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में आएगा। समझ नहीं, सदन में आएगा, दूसरे सदन में आएगा। जब एक सदन 2/3 से पास कर देगा तो फिर वह प्रस्ताव लोकसभा पास कर दिया 2/3 से तो राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा यदि 2/3 से पास कर दिया तो लोकसभा में आएगा। तो 2/3 से, ध्यान रखिएगा कितने से, 2/3 से पास होने पर दूसरे सदन में जाता है तथा दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है और जांच करने के बाद ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, 2/3, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। संविधान के प्रावधान किसी भी सदन में 14 दिन पहले, 2/3 आपका, इससे क्वेश्चन पूछने पर आप कंप्लीट बना लेंगे, कहीं से कोई छूटेगा नहीं। आप हमारे चैनल पर हैं तो आप 100% 100% बना करके आए, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है,
तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्ति किसको करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, पहला है। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद जो होता है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तीसरा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सभी न्यायाधीशों को नहीं, सर्वोच्च माने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के मुख्य न्यायाधीश को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। पांचवां, राज्य के राज्यपाल को। छठवां, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त को। ये ध्यान रखिएगा, नियुक्ति से भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको बनाए हैं। भारत के महान्यायवादी को 76 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है, तो भारत के महान्यायवादी को भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर 8वां नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य के, वित्त आयोग के। 10वां, भाषा आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य। ये इंपॉर्टेंट 12 हैं, और भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट 12 हैं, इसलिए इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन संख्या 4 से ही हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ओके दोस्तों, यह जो है अनुच्छेद की बात किया जाए तो 83 अनुच्छेद 83 में राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो अनुच्छेद 83 के तहत करते हैं। एक अनुच्छेद 331 है, इस 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के जो 2 सदस्य को मनोनीत करते थे भारत के अनुच्छेद 331 के तहत, ये प्रथा समाप्त हो गया है। अब सिर्फ राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, वह 83 के तहत करते हैं। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आप जानते हो कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वह अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। ऑप्शन संख्या 3, अनुच्छेद 123 के तहत। चलिए, अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश संसद शुरू होने की कब तक रहता है? जैसे राष्ट्रपति ने अध्यादेश लागू कर दिया 123 के तहत ला दिया, तो वह 6 सप्ताह तक रहता है। 6 सप्ताह तक उस अध्यादेश, वो भी 6 कब रहता है? संसद शुरू हो गया हो। संसद शुरू हो गया हो तो शुरू होने के 6 सप्ताह तक वह अध्यादेश रहता है। 6 सप्ताह के अंदर यदि संसद में उसकी पुष्टि नहीं हुई तो वह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है, और लेकिन संसद के शुरू होने के 6 सप्ताह तक वह रहता है। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं। मृत्युदंड दिया हो तो उसको आजीवन कारावास में बदल देते हैं। आजीवन कारावास हो तो उसे जो है 14 वर्ष की सजा में बदल देते हैं। 14 वर्ष की सजा हो तो उसे घटाकर 7 वर्ष कर देते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति क्षमा को, किसी भी दंडात्मक व्यक्ति को क्षमादान की भी शक्ति दी गई है। तो ये जो है अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है। अब राष्ट्रपति का क्रम हम देख लेते हैं। यह एग्जाम में बार बार पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का क्रम बताएं, वह ऊपर नीचे कर देता है या मिलान करने के लिए दे देता है, तो हम फंस जाते हैं। इसलिए इस क्रम को याद रखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पर बनाए गए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, तीसरे पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे पर बीबी गिरी, पांचवें पर फखरुद्दीन अली अहमद, छठवें पर नीलम संजीव रेड्डी। इस तरह से भी पूछ देता है कि नीलम संजीव रेड्डी के पहले कौन राष्ट्रपति थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ज्ञानी जैल सिंह के पहले कौन थे? तो नीलम
संजीव रेड्डी। आर वेंकट रमन के बाद पहले कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। या आर वेंकट रमन के बाद कौन थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इस प्रकार इनके क्रम को अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में खूब पूछता है और परीक्षार्थी फंसता भी है। 10वें नंबर पर के आर नारायणन थे। के आर नारायणन के बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में प्रतिभा पाटिल जी बनी थी। ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी बने, फिर रामनाथ कोविंद जी बने और फिर द्रौपदी मुर्मू हैं। ये याद रखिएगा, इनका स्थान 15वां है क्रम में, लेकिन व्यक्ति में ये 14 हो जाएंगी। 14, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार बने थे, तो इस तरह से व्यक्ति के रूप में 14, लेकिन क्रम में 15। तो आप इनके सीक्वेंस को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है और खूब पूछता है और फंसाता भी है कि प्रतिभा पाटिल के पहले कौन थे। तो ये ईयर नहीं पूछेगा कब से कब तक, बस यही पूछता है कि प्रणब मुखर्जी के पहले कौन राष्ट्रपति थे, तो प्रतिभा पाटिल थी प्रथम महिला राष्ट्रपति। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। लेकिन ये पूछ दे कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वास्तविक में किस में निहित होती है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन भारतीय संघ की सिंपल पूछ दे कि कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। वास्तविक रूप से तो प्रधानमंत्री में होती है, लेकिन लिखित रूप में राष्ट्रपति में होती है। ओके दोस्तों, आज के यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। सभी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट करके इस वीडियो को तैयार किया गया है। इससे बाहर राष्ट्रपति से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए इसको अच्छे तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।